टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड एक और माइक्रो को हम क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रो है मेरे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, सो मैं नाम दे देता हूं सब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और मैं इसे कहता हूं कि रेंज लाइक D10 पर वैल्यू प्रिंट कर दे हेलो वर्ल्ड की, राइट। और अब की बार मुझे इसका ओरिएंटेशन एक्चुअली चेंज करना है। इन्वर्टेड कॉमा देखा आपने, मैंने स्टार्ट नहीं किया था और मैंने विदाउट इन्वर्टेड कॉमा मैंने क्लोज भी कर दिया और एंटर किया तो सिस्टम ने मुझे फॉरन प्रॉम्प्ट कर दिया, तो मुझे पता चल गया। और रेड कलर आ रहा था, आपने देखा, तो रेड कलर से भी मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि एक्चुअली प्रॉब्लम किस लाइन में है और मैंने एग्जैक्टली उसको फॉरन ट्रेस कर दिया। सो मुझे करना ही है कि अपने टेक्स्ट की ओरिएंटेशन को चेंज करना है, ठीक है। टेक्स्ट कहाँ लिखा हुआ है? रेंज D10 पर, तो मैंने कहा रेंज D10 का ओरिएंटेशन, राइट, क्या हो जाए? ओरिएंटेशन जो है वो 1 से शुरू होते हैं 90 तक जा सकते हैं। सो मैंने इसे फिलहाल 45 दे दिया। F5 बटन प्रेस किया, आप देखें सेल D5 पर एक सिंपल टेक्स्ट हमारे पास आ रहा है विद ओरिएंटेशन हेलो वर्ल्ड, 45 डिग्री पर उसका रोटेट हुआ है। अगर मैं इसको 90 डिग्री पर दे देता हूँ F5, तो आप ये देखें स्ट्रेट हो चुका है, 90 डिग्रीज की ओरिएंटेशन मेरे पास नजर आ रही है। अगर आप किसी भी सेल के बैकग्राउंड पे कोई कलर फिल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इसी सेल का मैं कहता हूं D1 से D10 के का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करना है, तो हम उसे कहते हैं इंटीरियर कलर, राइट। इंटीरियर डॉट कलर क्या हो जाए हमारे पास, और हमने कहा VB फॉर एग्जांपल ग्रीन हो जाए। सो हमारे पास VB ग्रीन कलर आ रहा है D1 से D10 तक। और अगर मुझे सपोज C1 से C10 का इंटीरियर कलर लाइक कलर इंडेक्स में चाहिए, तो कलर इंडेक्स में क्या होता है? नंबर्स होते हैं, आप नंबर कोड डिफाइन करते हैं 1 से लेकर 56 तक। तो मैंने कलर दे दिया फॉर एग्जांपल 33 कोड, तो 33 कोड जिस भी कलर का होगा वो कलर देखें यहाँ पर फिल हो गया। तो कलर डिफाइन करने के दो तरीके हैं बैकग्राउंड पे। इंटीरियर कलर कर देंगे तो आपको कलर का नाम लिखना होगा VB की मदद से, और अगर आप इंटीरियर डॉट कलर इंडेक्स कर देंगे तो कलर का कोड आप यहाँ पर लिखेंगे जिससे बैकग्राउंड पे कलर आपके पास अप्लाई हो जाएंगे। और F5 मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कीबोर्ड से मैं प्रेस कर रहा हूँ जिससे ये मेरा माइक्रो जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, और आप यहाँ रन के बटन पे भी क्लिक करके अपने इस माइक्रो को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये पिछली चीज़ों को हम पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा यहाँ पर। अच्छा, अगर आपको अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट को चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मुझे रेंज लाइक सपोज करें C10 पर एक टेक्स्ट प्रिंट करना है लाइक 1 2 3, राइट। सो मेरे पास C10 पर एक टेक्स्ट आ गया लाइक 1 2 3, और आप देख सकते हैं कि जब भी हम नंबर लिखते हैं तो एक्सेल बाय डिफॉल्ट नंबर की अलाइनमेंट को राइट रखता है और टेक्स्ट की अलाइनमेंट को लेफ्ट रखता है। तो ये इसकी एक डिफॉल्ट प्रैक्टिस है। चूंकि कॉलम की विड्थ हाइट काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू द विड्थ और हाइट नंबर जो है वो बिल्कुल बॉटम पे राइट साइड आ रहा है, और अगर टेक्स्ट होता तो वो लेफ्ट साइड बिल्कुल लेफ्ट साइड चला जाता। लाइक मैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ और वो बॉटम पे मुझे नजर आता, ठीक है ना। तो अगर मैं ये चाहूँ कि मेरा कोई भी अगर टेक्स्ट है या नंबर है और उसको मैं अपने सेल के सेंटर में ले आऊँ, तो इसके लिए मैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट या वर्टिकल अलाइनमेंट दो चीज़ों को यूज़ कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैंने इसे कहा कि लाइक रेंज और C10 की हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इक्वल टू एक्सेल लेफ्ट हो जाए, बल्कि लेफ्ट तो है, हम इसको सिंपली सेंटर कर देते हैं। सो ये एक्सेल सेंटर हो गई हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, राइट। और अगर मैं इसकी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की जगह वर्टिकल अलाइनमेंट को सेंटर करना चाहता हूं, तो मैंने कह दिया C10 की वर्टिकल अलाइनमेंट इक्वल टू एक्सेल सेंटर हो जाए। आप देखें ये उस सेल का सेंटरलाइज हो गया है। तो एक्सेल सेंटर, लेफ्ट और राइट, ये तीन प्रॉपर्टी है जिसको आप यूज कर सकते हैं। सो अगर मैं फॉर एग्जांपल वर्टिकल अलाइनमेंट को यहाँ सेंटर की जगह राइट कर दूं और रन करूं, ओके आई एम सॉरी, राइट नहीं होगा, ये होगा टॉप, ठीक है, क्योंकि जब वर्टिकल होगा तो उसमें टॉप, सेंटर और बॉटम होगा, और हॉरिजॉन्टल होगा तो हमारे पास लेफ्ट, सेंटर और राइट अलाइनमेंट होगी। तो मैंने यहाँ पर एक्सेल टॉप कर दिया, रन करते हैं, देखें टॉप अलाइन हो गया।
अगर मैं टॉप की जगह इसको बॉटम पे देखना चाहता हूँ, सो मैंने इसे बॉटम कर दिया। और इसी तरह से जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर आ रही थी, तो मैं इसको एक्सेल लेफ्ट कर सकता हूँ, ये देखिए लेफ्ट हो गया। अगर मैं इसको एक्सेल राइट कर दूं तो इसकी अलाइनमेंट राइट साइड चली गई है, राइट। तो आप अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट को किस तरफ रखना चाहते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सेंटर, उसके ओरिएंटेशन को चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाहते हैं, तो ये कुछ सिंपल स्टेप्स हमने मैक्रोस के थ्रू परफॉर्म करने की कोशिश की। ऑल्दो कि ये सारी चीज़ें आप जो इसके एक्सेल के अपने टूल्स हैं उसकी मदद लेते हुए कर सकते हैं। और मेरी आगे आप देखेंगे कोशिश भी यही रही होगी कि जो एक्सेल के बिल्ट इन टूल और फंक्शंस अवेलेबल हैं उसको हम मैक्रो के अंदर मतलब दोबारा से क्रिएट नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि हम बहुत ही बेसिक और फाउंडेशन लेवल पे चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो भी एक्चुअल में हम एक्टिविटी कर रहे होते हैं बैकएंड पे एक्सेल मैक्रोस जो है वो किस तरह से वर्क करते हैं। और अगर कोई ऐसी वर्कबुक हमें क्रिएट करनी है जिसमें वाकई हम चाहते हैं कि वर्कबुक खुले तो उसके कॉलम ए पर जो भी टैक्स हो वो शीट नंबर 2 पर चली जाए, कॉलम नंबर बी पर पेस्ट हो जाए, तो इस तरह की कोई एक्टिविटी करनी हो, उसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी हो, बला बला चीज़ें करनी हो, तो ये सब चीज़ें कैसे हो सकती हैं मैक्रोस में। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स से हम इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं भी मतलब मिसाल के तौर पर भूल जाते हैं, या कभी आप कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि यार मैं फला चीज़ भूल गया हूँ या फला मुझे पता ही नहीं है कि कैसे होगा, तो आपको पता है गूगल डेफिनेटली आपकी इसमें बड़ी ज़बरदस्त हेल्प कर सकता है। दूसरा देखें, मैं आपको एक तरीका बताऊं, मिसाल के तौर पर मैंने ये सारा डाटा डिलीट कर दिया है, कुछ भी नहीं है, और मैं मैक्रोज में जा रहा हूं और एक नया माइक्रो रिकॉर्ड कर रहा हूं। उससे पहले मैं यहां पर एक टेक्स्ट लिख लेता हूं लाइक हेलो वर्ल्ड, ठीक है, सॉरी, ऑलराइट, और मैंने इस टेक्स्ट को ड्रैग कर दिया। अच्छा, अब मुझे करना क्या है कि इस टेक्स्ट को यहां से कॉपी करना है और कॉलम डी पे पेस्ट करना है, और मुझे देखना है कि मैक्रोस वो कैसे लिखेगा, खुद ही मुझे नहीं आता, और मुझे देखना है कि एक्सेल उसमें मेरी कैसे हेल्प करेगा। तो मैंने रिकॉर्ड मैक्रो के ऑप्शन पे क्लिक किया, मैक्रो का नाम 1 ही है, चलें ठीक है, रहने देते हैं, ओके। और उसके बाद मैंने सिंपली इस पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, होम के टैब पे जाके कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक किया, कॉलम नंबर डी पे गए, कर्सर ले जाकर और सिंपली मैंने एंटर कर दिया, रेंज भी खत्म हो गई, और फिर उसके बाद डबल पर टैब पे जाके मैक्रो की रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दिया। अच्छा, अब मुझे देखना है कि ये जो भी एक्टिविटी मैंने परफॉर्म की है वो बैकएंड पे कैसे रिकॉर्ड हुई है। तो मैंने प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी विंडो खोल दी, कंट्रोल आर उसकी शॉर्टकट है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, या फिर व्यू के टैब में जाकर प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो पर आप क्लिक कर दें, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो खुल गई, आपकी बुक में एक नया मॉड्यूल यहाँ पर क्रिएट हो गया। और देखें ये मॉड्यूल आपको क्या कहता है, ये मॉड्यूल आपको कहता है कि आपके माइक्रो का नाम माइक्रो 1 था, आपने रेंज A1 से A11 को सेलेक्ट किया, उसकी सिलेक्शन को आपने कॉपी किया, फिर आपने सेल D1 को सेलेक्ट किया और एक्टिव जो आपकी शीट थी उस पर जाकर आपने डाटा को पेस्ट कर दिया। कट कॉपी मोड जो है वो आपका फॉल्स हो गया और कर्सर आपका दोबारा D1 पर आकर रुक गया। तो इसका मतलब है कि आपको VBA नहीं आती थी, लेकिन अगर आपको ये समझना था कि मैं जो भी स्टेप्स परफॉर्म करूंगा, लाइक इस टेक्स्ट को कट करके कहीं और पेस्ट करूं या इस टेक्स्ट को कॉपी करके कहीं और पेस्ट करूंगा, तो एक्चुअली VBA वो क्या लिखेगा और मैं उस VBA को आसानी से समझ सकता हूं, पढ़ सकता हूं। देखिए ये तो हमने पहले भी सीखी है ना सारी चीज़ें, तो मेरे ख्याल है इस कोड को देखकर आपको समझ आ रहा होगा कि हाँ यार ये सब चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं और ये बिल्कुल वैसी चीज़ें लिख रहा है। तो कभी हम भूल जाएं तो हम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, VBA का कोड वो खुद जनरेट करेगा और हम उसको रिवाइज कर सकते हैं। कभी हम कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहें कि यार ये कैसे होता है मैक्रो के अंदर, और हम एक्सेल जानते हैं, तो एक्सेल के अंदर यही सारे स्टेप्स मैक्रो की रिकॉर्डिंग ऑन करें, यही सारे स्टेप्स को परफॉर्म करें, बाद में स्टॉप करें और देखें कि आपके लिए इसने पूरा कोड खुद टाइप कर दिया होगा, और उस कोड को समझकर आप आसानी से कभी भी नया अपना प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं।